टी.एस. इलियट ने परंपरा को आधुनिकता के संदर्भ में रखकर देखा, उसका मूल्यांकन किया। टी.एस. इलियट की परंपरा की अवधारणा को जानने से पहले परंपरा की सामान्य समझ को जानते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि सामान्य अर्थों में जब हम परंपरा की बात करते हैं तो हम इससे क्या समझते हैं। परंपरा वास्तव में समाजशास्त्रीय पद है। सामान्य रूप से जब हम परंपरा शब्द का उपयोग करते हैं तब हमारा आशय होता है कि अतीत से चली आ रही प्रथाएं, रीति रिवाज, किंतु किसी भी अर्थ में परंपरा से हमारा तात्पर्य रूढ़ियों से नहीं होता। हमारा अर्थ होता है कि लंबे समय से जो आचार व्यवहार हम कर रहे हैं वह हमारी परंपरा है। अब हम समाजशास्त्रीय संदर्भ में इसको समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय समाजशास्त्री श्यामाचरण दुबे के अनुसार परंपरा संस्कृति का वह भाग है जिसमें भूतकाल से वर्तमान और वर्तमान काल से भविष्य तक निरंतरता बनी रहती है। इसका अभिप्राय यह है कि परंपरा अतीत की कोई स्थिर इकाई नहीं है, अभी तो इसमें निरंतरता बनी रहती है। इसी निरंतरता के कारण परंपरा में जड़ता नहीं आती और वह अतीत तथा वर्तमान दोनों से जुड़ी रहती है। इसका एक पक्ष ये भी है कि परंपरा को न तो रूढ़ि कहा जा सकता है और न ही उसे वर्तमान से अलग या पृथक माना जा सकता है। इसी बात को टी.एस. इलियट ने समझाते हुए कहा कि परंपरा एक बृहत्तर प्रयोजन की वस्तु है। इसमें सबसे पहले इतिहास बोध शामिल होता है और इतिहास बोध में एक दृष्टि निहित होती है जो न केवल अतीत के अतीतों की अपितु उसकी वर्तमानता की भी। टी.एस. इलियट के इस कथन का अभिप्राय यह है कि परंपरा का न केवल एक निश्चित उद्देश्य होता है अपितु उसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। ये इतिहास बोध से जुड़ी होती है और जब इतिहास बोध का अध्ययन किया जाता है तब न केवल इतिहास के ऐतिहासिक घटनाक्रम अर्थात अतीतों की चर्चा होती है अपितु उसकी वर्तमानता की भी चर्चा होती है। परंपरा के संदर्भ में टी.एस. इलियट की मान्यताओं के कई आयाम हैं जिसमें पुराने और नए रचनाकारों का तुलनात्मक अध्ययन, साहित्यकारों का मूल्यांकन तथा व्यक्तिगत प्रतिभा के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण शामिल है। टी.एस. इलियट ने एक महत्वपूर्ण लेख लिखा, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल। इसमें उनके इस बहुचर्चित लेख में परंपरा की अवधारणा का विस्तृत विवेचन मिलता है। इसके साथ ही रचनाकार की व्यक्तिगत प्रतिभा का रचनाशीलता में क्या योगदान होता है इसका भी विस्तृत विवेचन मिलता है। परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा नामक ये लेख 3 खंडों में विभाजित है। पहले भाग में परंपरा की व्याख्या की गई है जबकि दूसरे भाग में ईमानदार आलोचना तथा संवेदनशील प्रशंसा का विवेचन है तथा तीसरा हिस्सा सारांश के रूप में प्रस्तुत है जो अत्यंत संक्षिप्त है और कवि और कविता के सरोकारों का सूत्रात्मक विवेचन करता है। शिक्षार्थियों, परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा नामक लेख इतना चर्चित रहा है कि उसे हिंदी आलोचना में परंपरा के संदर्भ में प्राय संदर्भमान माना जाता है। अज्ञेय का चर्चित निबंध रूढ़ि और मौलिकता। टी.एस. इलियट के इस निबंध परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा से स्पष्ट रूप से प्रभावित है, बल्कि उसे उसका भावानुवाद भी माना जाता है। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि इलियट का ये लेख न केवल साहित्यिक विमर्श में अत्यधिक चर्चित है अपितु पाश्चात्य काव्य चिंतन में इलियट के योगदान का एक महत्वपूर्ण आधार भी है। जैसा कि प्राय साहित्यिक विमर्श एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन में होता है, प्राय यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि किसी रचना को समकालीन रूप से प्रासंगिक सिद्ध न करना हो और उसे कमतर महत्व का साबित करना हो तो सबसे आसान रास्ता होता है उसे परंपरावादी सिद्ध कर देना। अंग्रेजी आलोचना की इसी प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए इलियट कहते हैं कि प्राय हम ये कहते हैं कि किसी के यहाँ परंपरा का अभाव देखा गया है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी रचना काल में कोई विशेष परंपरा दिखाई देती है या कोई परंपरा पाई जाती है। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि कोई पारंपरिक है अथवा अत्यधिक पारंपरिक। ऐसा इसलिए होता है कि किसी को पारंपरिक कहना एक निंदापरक टिप्पणी होती है। इसका आशय यह है कि आधुनिकता और उत्तराधुनिकता के दौर में परंपरा की सार्थकता सीमित हो गई प्रतीत होती है, किंतु जब हम परंपरा का सही संदर्भ में अध्ययन करते हैं तो परंपरा अप्रासंगिक नहीं अपितु उपयोगी और मूल्यवान बन जाती है। इलियट का मानना है कि आलोचना वैसे ही अपरिहार्य है जैसी हमारी सांसें, और हमें कोई भी पुस्तक पढ़ते समय जो अनुभूति होती है उसको व्यक्त करने के लिए हमारा मस्तिष्क एक आलोचनात्मक विवेक से काम करता है। ऐसी स्थिति में हम कवि की व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रखते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इलियट इस स्थिति में कवि की व्यक्तिगत प्रतिभा की बात करते हैं, किंतु यह व्यक्तिगत प्रतिभा कवि के पूर्ववर्ती कवि से तुलना के बाद ही
पता चलती है। इलियट मानते हैं कि परंपरा का वह रूप जो अपनी पिछली पीढ़ी तक ही सीमित रहता है, तो इस प्रकार की परंपरा को महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए। परंपरा का व्यापक महत्व होता है। परंपरा के तत्व को आसानी से नहीं पाया जा सकता, किंतु इसके मूल्य को ग्रहण करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। परंपरा को समझने के लिए जानना होगा कि परंपरा में सबसे पहले इतिहास बोध निहित होता है। इलियट ने ऐसा मानने का अर्थ यह है कि कवि निश्चय ही पूर्ववर्ती कवियों को ध्यान में रखते हैं। प्रश्न उठता है कि ये इतिहास बोध क्या है? तो इलियट मानते हैं कि ये इतिहास बोध उस मान्यता पर निर्भर करता है जो न केवल अतीत के अतीत्व बल्कि उसकी उपस्थिति या उसके विद्यमान होने पर भी विचार आता है। ये इतिहास बोध ही कवि को अपनी परंपरा से जोड़ता है। इसमें कवि अपनी पीढ़ी को नहीं अपितु अपनी पूरी परंपरा को ध्यान में रखता है। ये इतिहास बोध ही लेखक या रचनाकार को पारंपरिक बनाता है। परंपरा का अभिप्राय अंधाकरण नहीं है। यदि अंधानुकरण हो जाए तो उस परंपरा को ग्रहण करना उपयुक्त नहीं, अपितु उसकी तुलना में नव्यता या नूतनता ही उपयुक्त होती है। परंपरा की यह अवधारणा इलियट ने प्रस्तावित की, किंतु भारतीय परिदृश्य में परंपरा कोई जड़गत वस्तु नहीं है। हिंदी साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी परंपरा को गतिशील प्रक्रिया माना। उनके अनुसार परंपरा का शब्दार्थ है एक दूसरे को, दूसरे का तीसरे को दिया जाने वाला क्रम। वह जीवन का समानार्थक नहीं है। परंपरा जीवंत प्रक्रिया है जो अपने परिवेश, संग्रह, त्याग की आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर क्रियाशील रहती है। कभी कभी इसे गलत ढंग से अतीत के सभी आचारों विचारों को बोधक मान लिया जाता है। द्विवेदी जी के इस कथन का अभिप्राय यह है कि परंपरा एक सक्रिय गतिशील प्रक्रिया है। इसे प्राचीनता का पर्याय नहीं माना जा सकता। यह जड़ और निष्क्रिय तत्व भी नहीं है, अपितु इसमें एक प्रवाहमानता भी होती है। इलियट की परंपरा अवधारणा इससे भिन्न नहीं है। परंपरा के आलोक में रचनाकार का मूल्यांकन और तुलनात्मक अध्ययन। परंपरा एक सतत प्रक्रिया है, वह एक प्रवाहमान तत्व है। जब हम परंपरा की इस अवधारणा को स्वीकार कर लेते हैं तब ये स्पष्ट हो जाता है कि कोई रचनाकार या कलाकार परंपरा निरपेक्ष नहीं रह सकता। किसी न किसी रूप में वह परंपरा के परिप्रेक्ष्य में रचनात्मकता को अभिव्यक्त करता है। इस दृष्टि से देखें तो किसी भी रचनाकार या सर्जक को अपने समकालीन परिवेश के अतिरिक्त अपनी परंपरा और उसके संदर्भों को भी समझना पड़ता है। कवि या कलाकार अपनी रचनात्मकता निर्मित केवल उस परंपरा बोध या इतिहास बोध से जुड़कर करता है, अपितु उसका मूल्यांकन भी परंपरा के आलोक में परंपरा के संदर्भ में किया जाता है। यह संदर्भ कैसा हो, मूल्यांकन का आधार क्या हो, मूल्यांकन के प्रतिमान क्या हो, इन सभी बातों का उत्तर तो तभी मिल जाएगा जब हम वर्तमान पीढ़ी के साथ ही नहीं, पुरानी पीढ़ी बल्कि अतीत के कवियों के अर्थात पारंपरिक कवियों के साथ विविच्य कवि का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि किसी कवि का मूल्यांकन किया जाना हो तो अतीत के कवि के साथ उसके रचनात्मक वैभव, रचनात्मक विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना आवश्यक होगा। टी.एस. इलियट ने अपने ढंग से इस बात को समझाया है। उनके शब्दों में कोई भी कवि, किसी भी कला का कोई भी कलाकार अकेले अपने स्तर पर सार्थक नहीं होता। उसकी महत्ता और उसकी प्रशंसा मृत कवियों और कलाकारों के साथ उसके संबंधों के आधार पर निर्धारित होती है। आप उसका अकेले मूल्यांकन नहीं कर सकते। आपको उसको मृत कवियों के साथ समानता और विपर्यय दोनों स्तरों पर अध्ययन करना पड़ेगा। मेरा अभिप्राय यह है कि ये सौंदर्य सिद्धांत है, केवल ऐतिहासिक आलोचना नहीं। इलियट की इस व्याख्या के 3 प्रमुख बिंदु हैं। कोई भी रचनाकार या कलाकार अपनी परंपरा से अलग हटकर पूरी तरह पृथक और होकर रचना नहीं कर सकता। किसी भी कलाकृति या रचनाकार तथा रचनाकार का मूल्यांकन केवल उस कृति या कृतिकार के स्तर पर नहीं किया जा सकता। किसी भी कृति या कृतिकार के मूल्यांकन का आधार प्राचीन अर्थात मृत कवियों की कलाकारों की रचनाओं या कलाकृतियों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ही संभव है। इस प्रक्रिया में दोनों की समानताओं और असमानताओं का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। टी.एस. इलियट द्वारा प्रतिपादित परंपरा की संकल्पना और परंपरा के आलोक में रचनाकार के मूल्यांकन और तुलनात्मक अध्ययन को भारतीय संदर्भ में देखें तो एक उदाहरण सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। यदि हम हिंदी के श्रेष्ठ कवि तुलसीदास की सुप्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के मूल्यांकन की बात करें तो हमें निश्चय ही रामकथा का मूलाधार वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से उसके तुलनात्मक करने पर ही उसका समुचित मूल्यांकन कर पाना संभव होगा। दोनों के तुलनात्मक अध्ययन के दौरान दोनों कृतियों के साम्य विषय में को स्पष्ट करना होगा, उसके द्वारा ही उनका मूल्यांकन संभव हो पाएगा। इसी प्रकार जब हम मैथिली शरणगुप्त की रचना साकेत का मूल्यांकन करेंगे तब हमें रामचरितमानस के साथ तुलना करके उसका मूल्यांकन करना होगा। यही नहीं, संभव हो तो इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करें, तभी परंपरा के परिप्रेक्ष्य में वास्तविक मूल्यांकन संभव हो पाएगा। हो सके तो परंपरा की इस निरंतरता को अन्य रचनाकारों
एवं रचनाओं के आलोक में देखें तो पता चलेगा कि कृति अपनी परंपरा में कितनी प्रासंगिक एवं सार्थक है। उदाहरण के लिए यदि इसमें निराला की राम की शक्ति पूजा को भी जोड़ लिया जाए तो सभी कृतियों के साम्य वैषम्य के विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में रचनाओं का वास्तविक मूल्यांकन संभव हो सकेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि परंपरा के संदर्भ में ही रचना अपनी सार्थकता और गुणवत्ता सिद्ध करती है। अब एक दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी साहित्य का भक्तिकाल रचनात्मकता की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है, किंतु इन रचनाओं का सरोकार कहीं न कहीं परंपरा से इतना जुड़ा हुआ है कि उसे अलग थलग करके समझना कठिन हो जाता है। अभी हमने रामकथा के संदर्भ में परंपरा के आलोक में रचनाकार के मूल्यांकन और उस परंपरा से जुड़े कवियों तथा काव्य कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन की चर्चा की। इसी क्रम में यदि हम कृष्ण भक्ति काव्य की परंपरा और रचनाकारों के तुलनात्मक अध्ययन की बात करें तो कुछ उपयुक्त और प्रासंगिक संदर्भों का उल्लेख करना आवश्यक जान पड़ता है। हम सूरदास की रचनाओं का संदर्भ ग्रहण करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित पुष्टि मार्ग की परंपरा से सूरदास जुड़े थे। वे अष्टछाप के कवि थे और वल्लभाचार्य के शिष्य भी। सूरदास की रचनाओं का स्रोत श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है और यहाँ से प्रभाव ग्रहण किया गया है, किंतु सूरदास की कल्पना शक्ति और उनकी काव्य प्रतिभा काव्य शैली का वैशिष्ट्य प्रदर्शित करती है। अब हमें सूरदास का मूल्यांकन करना हो तो भागवत पुराण के आलोक में करना होगा। इसी प्रकार कृष्ण भक्ति की परंपरा में आधुनिक काल में जो रचनाएं लिखी गई, उदाहरण के लिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना प्रिय प्रवास का मूल्यांकन करते समय सूरदास की रचनाशीलता को ध्यान में रखना होगा और इनके बीच तुलना करके हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। ये बात सही है कि कृति के मूल्यांकन का सर्वोत्तम प्रतिमान नहीं हो सकता, क्योंकि रचनाकार अपने समकालीन परिदृश्य, काव्य शैली तथा काव्य भाषा और सरोकारों को ध्यान में रखकर रचना करता है। यही नहीं, वह अपने समकालीन परिदृश्य से प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। इसलिए सिर्फ परंपरा के परिप्रेक्ष्य में ही रचनाकार का मूल्यांकन होना चाहिए तथा तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ही इसका मूल्यांकन संभव है। ये मान्यता पूर्णतः स्वीकार नहीं है। इसके बावजूद ये कहना भी उतना ही उपयुक्त और स्वीकार्य नहीं होगा कि परंपरा तथा प्राचीन रचनाशीलता को पूर्णतः अस्वीकार करके किसी कवि या रचनाशील रचना का मूल्यांकन संभव है। परंपरा से पूर्णतः अलग होकर मूल्यांकन संभव नहीं परंपरा की पूर्णतः उपेक्षा हो सकती है। और यह भी सही है कि सिर्फ परंपरा ही मूल्यांकन का आधार नहीं हो सकती। इस तरह कहा जा सकता है कि टी.एस. एलियट की परंपरा की अवधारणा तथा कवियों एवं कृतियों के मूल्यांकन के लिए पारंपरिक रचनाशीलता का अपना महत्व अवश्य होता है। धन्यवाद।